नमस्ते बच्चों, मैं सुनील बैरवा। आज हम मेरे संग की औरतें पाठ के भाग 2 के इस वीडियो में शेष पाठ को पढ़ेंगे। अब तक के पाठ में हमने लेखिका की नानी माँ, परदादी के बारे में पढ़ लिया था। इन तीनों ही औरतों के बारे में हमने यह पढ़ा था कि इन्होंने लीक से हटकर चलने का कार्य किया, अर्थात अपने जीवन को अपने ढंग से जिया। इसके अलावा हम यह भी पढ़ चुके थे कि लेखिका की नानी से लेखिका को आज़ादी का जुनून मिला और परदादी से उन्हें कभी लड़की होने पर हीन भावना का सामना नहीं करना पड़ा। लड़की होने पर भी उन्हें सम्मान मिला। अब आज हम पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे, मेरे संग की औरतें। पाठ के अगले अंश में लेखिका बताती हैं 15 अगस्त 1947 की बात, जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, इंडिया गेट पे जश्न हो रहा था। उस समय लेखिका बीमार थी और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। टाइफाइड जैसा रोग था जो उस समय जानलेवा माना जाता था, तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। परंतु लेखिका का बहुत मन था उस आज़ादी के जलसे में शामिल होने का, लेकिन पिताजी ने इसकी इजाज़त नहीं दी। लेखिका बहुत रोई, बहुत जिद की, लेकिन उसके बावजूद पिताजी ने उन्हें जलसे में जाने की इजाज़त नहीं दी और तंग आकर के पिताजी ने रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की का उपन्यास ब्रदर्स कारामजोव उन्हें पकड़ा दिया। लेखिका को पढ़ने का शौक तो था ही, तो उपन्यास पकड़ा करके पिताजी अपने कमरे में चले गए और अपनी किताबें पढ़ने लगे। लेखिका ने देखा कि घर में और कोई नहीं है, केवल पिताजी और वह स्वयं थी, तो रोना धोना छोड़कर उन्होंने किताब खोल ली। और एक बार जब उस उपन्यास को उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद रोना धोना छोड़ करके उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली किसी और चीज़ के बारे में सोचने की। और उस उपन्यास को उन्होंने इतनी बार पढ़ा कि उनके जो अध्याय थे वे आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। अब उपन्यास में कुछ समझ आया या नहीं आया, लेकिन उस उपन्यास का एक अध्याय जिसमें बच्चों पर होने वाले अनाचार और अत्याचार पर बात की गई थी या उस पर लिखा गया था, वह उन्हें पहली बार में ही कंठस्थ हो गया। उपन्यास के उस हिस्से का लेखिका के जीवन पर इतना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा कि वह उनके लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को लगभग प्रभावित करता रहा, अर्थात उसका प्रभाव उनके हर लेखन में देखा जा सकता है। खैर, आगे लेखिका अपनी बहनों के बारे में बताती हुई लिखती हैं कि माँ, नानी और परदादी की तरह मेरी 4 बहनें भी लीक से हटकर चलती रहीं, अर्थात वे भी अपने ढंग से जीवन को जीने लगी या अपने ढंग से जीवन को चलाती रहीं। पहली लड़की अर्थात अपनी बड़ी बहन जो लेखिका से बड़ी थी, उनके बारे में बताते हुए लिखती हैं कि जगह उनका घर का नाम रानी था, बाहर का नाम मंजुल था और शादी के बाद उन्होंने लिखना आरंभ किया और मंजुल भगत नाम से लेखिका का अवतार हुआ। अर्थात शादी के बाद पति का नाम ग्रहण करने से नाम बदल जाता है, तो मंजुल से मंजुल भगत हो गई। उसके बाद लेखिका है जिनका घर का नाम उमा था और बाहर का नाम मृदुला। इन्होंने भी शादी के बाद लिखना आरंभ किया और ये भी इनका भी नाम जो है शादी के बाद पति का नाम ग्रहण करने से मृदुला गर्ग हो गया और इन्होंने मृदुला गर्ग से लिखना चालू किया। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज
उस समय नया नया चला था। उस समय नारीवाद की यहाँ बात करती है लेखिका कि उस समय नारीवाद के कारण नारी सशक्तिकरण की बातें जोरों पर थी। तो शादी के बाद नाम नहीं बदलने का रिवाज नया नया चला था। तो लोग इनसे भी कहते थे कि नाम बदल कर लिखने की क्या ज़रूरत है। मनु भंडारी का उदाहरण देखते हुए कहते थे कि अपना यानी शादी से पूर्व के अपने नाम से क्यों नहीं लिख सकते और अपना नाम क्यों नहीं बरकरार रख सकती नारी। लेकिन लेखिका कहती हैं कि नाम बदल जाने से मुझे अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते हुए नज़र नहीं आया। हमारे घर में हम 3 बहनों के घर के अलग बाहर के अलग, प्रत्येक बहनों के 2-2 नाम थे। तो इस बात पर लोग पिताजी को ताना भी कसते थे, सुनाते भी थे कि भाई 5-5 बेटी होने के बाद भी आपका मन नहीं भरा, जो आपने प्रत्येक बेटी के 2-2 नाम रख दिए। तो इसका असर यह हुआ कि 4थी और 5वीं बेटियां जब पैदा हुई तो पिताजी ने उन लोगों की सुनी, जमाने की सुनी और उनका एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद फिर एक भाई हुआ। मजे की बात यह थी कि बीच की जो 2 बहनें हैं वही लेखन से बची रही, अर्थात तो वह लेखिका नहीं बनी, नहीं तो तीनों बहनें लेखिका और भाई भी लेखक बन गया। तीसरे नंबर की जो बहन थी गौरी, जिसका बाहर का नाम चित्रा था, वह लिखती नहीं थी। जब उससे इस बारे में कहा जाता था तो कहती थी कि घर में पढ़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अगर सब लोग लिखते ही रहेंगे तो लिखा हुआ पढ़ेगा कौन? तो घर में पढ़ने वाला भी होना चाहिए ना। खैर 6 भाई बहनों में से यह 4 लिखते थे और बाकी खानदान इनको पढ़ता था। लेखिका कहती हैं कि उनके ससुराल में उनके लेखन को कोई नहीं पढ़ता था, जो कि इन्हें काफ़ी समय तक अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। लेकिन बाद में इन्हें इसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे कि घर में कम से कम घर में तो आलोचना से बचते रहेंगे। मतलब बाहर के लोग पढ़कर आलोचना करेंगे, लेकिन घर के भी अगर पढ़ेंगे तो वे भी आलोचना करेंगे, तो कम से कम घर में तो आलोचना से हम बच जाएंगे। पाठ के अगले अंश में लेखिका अपनी उन 2 छोटी बहनों के बारे में बताती हैं जो लेखक नहीं बनी, यानी लेखन कार्य से नहीं जुड़ी। लेखिका कहती हैं कि हम लेखिका बहनें शेर थीं तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। चौथे नंबर की बहन रेणु के बारे में बताते हुए वे लिखती हैं कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि ऐसे थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। लेखिका की नज़र में शायद था भी, लेकिन यह पिताजी का लाड प्यार था। पिताजी जब छोटी बहन को गाड़ी में बैठे हुए आते देखते थे और रेणु को यानी उससे बड़ी बहन को धीरे धीरे पैदल पैदल पसीने में तरबतर हुए आते देखते थे तो वे बहुत दुखी हो जाते थे। गाड़ी में बैठने की तरह ही उसे इम्तिहान देने से यानी परीक्षाएं देने से भी परहेज था। उसने जैसे तैसे स्कूल तो कर लिया, पर जब बीए की बारी आई तो वह अड़ गई। परिवार में सबने अलग अलग तर्क देकर उसे बीए करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने कहा कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, यह मुझे समझा दो तो मैं इम्तिहान दे दूंगी, मैं परीक्षा दे दूंगी। अगर मुझे समझ आ गया कि हाँ बीए करना ज़रूरी है तो मैं परीक्षा दे दूंगी। तो माँ ने, पिताजी ने, सब ने तरह तरह के तर्क दिए, पर कोई भी तर्क उसके आगे काम नहीं आया। फिर पिताजी ने उसी कुतर्क का सहारा लिया था। पिताजी ने रोब से कहा कि मैं कह रहा हूँ इसलिए बीए कर लो। तो जैसे तैसे रेणु ने बीए का इम्तिहान दे दिया और जैसे तैसे पास भी हो गई। तो यहाँ हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि सब बहनें लीक से हटकर चलती तो थीं, पर वे
परिवार के अनुशासनों का भी पालन करती थी। पिताजी की बात मान करके या पिताजी के कहने पर बीए कर लेना परिवार में अनुशासन को दिखाता है। रेणु माँ की तरह ही कोई भी बात सीधे और स्पष्ट रूप से सत्य कहने में विश्वास करती थी, लेकिन लोगों को उसकी बात मजाक लगती थी। तो होता ये था कि बिना मेहनत के वह लोगों को हंसा भी लेती थी, लेकिन वह वास्तव में सत्य कहती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है कि नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यहाँ पर तंज कसा है उन लोगों पर जो इत्र का प्रयोग करते हैं। अगले अंश में तीसरे नंबर की बहन चित्रा के बारे में लेखिका बता रही हैं कि वह कॉलेज पढ़ने जाती थी, पर स्वयं पढ़ने से ज़्यादा वह दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी लेती थी, और यही कारण था कि परीक्षा में उससे ज़्यादा उसके शागिर्दों यानी उसके चेलों के नंबर ज़्यादा आते थे। उसकी भी जिद के बारे में वे कहती हैं कि उसने पहली नज़र में ही लड़के को पसंद करके यह ऐलान कर दिया था कि शादी उसी से करेंगी। और मुश्किल की बात यह थी कि हमारे माँ बाप और खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था कि उसने यह निर्णय लिया है। उसकी जिद के आगे वह हथियार डलवा ही लेती थी। सबसे छोटी बहन अचला के बारे में लेखिका बताती हैं कि वह हम सब बहनों से थोड़ी अलग निकली। वह परिवार के कहे अनुसार चलती रही। परिवार के कहने पर यानी पिता के कहने पर उसने अर्थशास्त्र किया, पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, पिताजी की पसंद से शादी भी की, परंतु उसके आगे वह लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में उसका ज़्यादा मन नहीं था और मंजुल और मेरी तरह ही 30 की उम्र पार करते ही उसे भी लिखने का रोग लग गया, अर्थात वह भी लेखन कार्य करने लगी। एक बात इन सब बहनों में लेखिका एक जैसी बताती हैं कि किसी ने भी घर बार के कार्यों में ज़्यादा तरीके से रुचि नहीं ली, यानी परंपरागत रूप से इन्होंने घर नहीं चलाया, परंतु अपने घर को इन्होंने तोड़ा भी नहीं। यानी जिससे एक बार शादी की उसी शादी को इन्होंने बरकरार रखा, भले ही वह तलाक की कगार तक ही क्यों ना पहुंच गई हो। क्योंकि जैसा मृदुला गर्ग उपन्यास में भी लिखती है, इनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अर्थात दूसरी शादी करने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसके बजाय घर के भीतर रहते हुए ही अपनी मर्जी से जी ले तो वही काफ़ी है। पाठ के अगले अंश में लेखिका लिखती हैं कि शादी के बाद वे बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी, जहां उन्होंने क्या देखा कि मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, जब पिक्चर देखने जाते हैं तो अलग अलग हिस्सों में बैठते हैं, यानी स्त्रियां एक तरफ और मर्द एक तरफ। परंतु इन्होंने ऐसा चलन देख करके भी हार नहीं मानी। यह कॉलेज की नौकरी छोड़ करके बिहार पहुंची थी और इन्हें नाटकों में अभिनय करने का शौक था। तो बहुत मेहनत करने के बाद इन्होंने यानी कस्बे की शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया और अगले 4 साल तक हमने वहाँ खूब नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धनराशि भी जुटा ली। उसके बाद ये कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक इनके 2 बच्चे हो चुके थे जो कि पढ़ने की उम्र पर पहुँच गए थे, परंतु उस कस्बे में कोई ढंग का स्कूल नहीं था। तो वहाँ के लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद, वहाँ के लोगों की राय लेने के बाद ये इलाके के कैथोलिक बिशप के पास अर्जी लेकर के पहुँची और उनको इलाके में एक प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय वहाँ के सीमेंट कारखाने से आर्थिक मदद लेकर के खोलने के लिए कहा। कैथोलिक बिशप ने कहा कि इसमें प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम है, इसलिए हम स्कूल खोलने में असमर्थ हैं। लेखिका ने कहा कि केवल क्रिश्चियन ही नहीं, बाकी अन्य बच्चों को भी शिक्षा का उतना ही अधिकार है। यह कहकर उनको राजी करवा लेने पर कैथोलिक बिशप ने कहा कि यदि आप हमें यह यकीन दिलाएं कि स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा तो हम कोशिश करते हैं।
इस पर लेखिका को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि स्कूल की तो छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। क्रिश्चियन बिशप जो थे वे भी गुस्सा खा गए। उन्होंने बोले कि खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं है। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। तो लेखिका ने तय किया कि अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वह खुद वहां खोलेंगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाएंगी। और अनेक मेहनती और खिसके मतलब लीक से हटकर चलने वाले लोगों के संकल्प से यह कार्य पूरा भी हुआ। वहाँ स्कूल खुल गया और लेखिका और उसके 2 बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने लगे और बाकी अन्य अफसरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने लगे। तो यहाँ लेखिका के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये समाज जैसे स्कूल खोलना, समाज कल्याण के कार्य करना, नारी सशक्तिकरण के कार्य करना, इस प्रकार समाज कल्याण के कार्य ये करती थी, हम कह सकते हैं। आगे बताती हैं कि ऐसे अनेक मौके आए जब इन्होंने और जिद्दीपन के नमूने पेश किए, यानी उदाहरण पेश किए। इनके लेखन में भी इन्होंने लीक से हटकर लिखने का कार्य किया। पर इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी यह अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकी। रेणु के बारे में कहती हैं कि 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में 9 इंच बारिश हुई और दिल्ली की खासियत यह रही थी कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले में बाढ़ आ जाती थी, यानी पानी भर जाता था और पुलों के नीचे भी पानी भर जाता था और पूरा यातायात ठप हो जाता था, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। और इस बारिश के कारण सरकारी दफ्तरों की नीचे की मंजिल में भी पानी घुस जाता था। अगली सुबह या 1-2 दिन तक सड़क पर कोई भी वाहन नहीं निकलता था। पर रेणु के बारे में वो बता रही हैं कि उसे स्कूल की बस लेने नहीं आई तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं पैदल ही स्कूल चली जाऊंगी। सबने समझाया कि स्कूल मत जाओ, स्कूल बंद मिलेगा। रेणु ने कहा आपको कैसे पता? बात सत्य भी थी। हालांकि स्कूल का एक नंबर जो था वह घर पर था और घर पर भी फ़ोन था, परंतु बारिश के चलते वह भी ठप हो गया होगा। तो रेणु अकेले ही स्कूल के लिए पैदल निकल गई और बारिश एक बार बरस करके यानी एक साथ लगातार बरस करके बंद हो गई थी, लेकिन सड़कों पर पानी भरा था। रेणु अकेले स्कूल के लिए निकल गई। 2 मील पैदल चलकर वह स्कूल पहुंची तो जैसा हमने कहा था स्कूल बंद था। चौकीदार भी रेणु को देख करके दंग रह गया, पर रेणु को इसका कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील पैदल चल करके घर पहुंच गई। सबने कहा कि हमने कहा था ना कि स्कूल बंद होगा। रेणु ने कहा कि स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कौन से आ गया? तो यहाँ लेखिका अपनी बहन रेणु के उस जिद्दीपन या उसके उस लीक से हटने की बात का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हम सब में सबसे ज़्यादा खिसकी हुई हमारी बहन रेणु ही थी। मैं सब कुछ कर लेने के बाद भी उसके मुकाबले नहीं पहुंच सकी। वह कहती हैं कि जिस दिन वह बारिश में पैदल 2 मील चल करके गई और वापस आई तो उस दिन उसे कैसा अनुभव हुआ होगा। रास्ते में जगह जगह लबालब पानी भरा हुआ था, शहर सुनसान होगा और फिर भी वह अपनी धुन में अकेले मंजिल की तरफ चली जा रही है। शायद इसका भी मज़ा कुछ और ही है। इस प्रकार यह था पाठ मेरे संग की औरतें। थैंक यू।